हेडलाइन पॉडकास्ट चैनल पर सभी का स्वागत है। यहाँ हम करंट अफेयर्स और थोड़े मुश्किल विषयों पर आसान तरीके से बात करते हैं ताकि सबको समझ आ जाए। मैं हूँ शशि और मैं किरण। आज हम एक ऐसे टॉपिक में उतर रहे हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। पोषण, डाइट और सेहत से जुड़े मिथक, मतलब वो बातें जो हम अक्सर सुनते हैं पर शायद पूरी तरह सच न हो। हाँ बिल्कुल। जैसे क्या वजन कम करना है तो कार्ब्स बिल्कुल बंद, हाँ या फिर वो फैट फ्री लेबल वाली चीजें हमेशा अच्छी होती हैं। सही कहा। और आयुर्वेद, क्या उसका इलाज हमेशा बहुत धीरे धीरे ही होता है? ऐसी बहुत सी बातें हैं ना। पोषण और हेल्थ की दुनिया तो भरी पड़ी है ऐसे धारणाओं से। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं में से कुछ जो सबसे ज्यादा सुनने में आते हैं उन मिथकों को जरा समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि तथ्य क्या कहते हैं, विज्ञान क्या कहता है। हाँ, तो बने रहिए हमारे साथ। कोशिश करेंगे कि ये उलझी हुई बातें थोड़ी सुलझ जाएं। मैक्रोन्यूट्रिएंट से जुड़ा कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन। कार्ब्स को लेकर तो बहुत डर है। हाँ ये तो है। कार्बोहाइड्रेट मतलब दुश्मन, खासकर अगर वजन घटाना है। हाँ, कई डाइट प्लान्स तो कहते हैं कार्ब्स बिल्कुल जीरो कर दो। पर क्या ये सही है? क्या सारे कार्ब्स एक जैसे होते हैं? यही पर थोड़ी गड़बड़ है। देखिए, सारे कार्ब्स एक जैसे नहीं होते हैं। एक होते हैं सिंपल कार्ब्स, जैसे चीनी, मैदा। हाँ, वो जल्दी पचते हैं, ब्लड शुगर एकदम से बढ़ाते हैं। अच्छा। और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जैसे साबुत अनाज, ओट्स, ब्राउन राइस, क्विनोआ, फिर दालें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं। इनमें फाइबर खूब होता है। ये धीरे धीरे पचते हैं, एनर्जी लंबे टाइम तक देते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स भी मिलते हैं। तो मतलब कार्ब्स को विलन बनाना ठीक नहीं, सही वाले चुनना जरूरी है। अच्छा, तो मुद्दा कार्ब्स हटाओ का नहीं, सही कार्ब्स खाओ का है। बिल्कुल। इसी तरह फैट्स के बारे में भी है। फैट फ्री या लो फैट का टैग देखा नहीं कि लगता है बस यही हेल्दी है। हाँ, ये भी एक आधा सच है। शरीर को फैट चाहिए, ठीक से काम करने के लिए जरूरी है। चाहिए। हाँ, सवाल ये नहीं कि फैट खाएं या नहीं, सवाल ये है कि कौन सा फैट खाएं। वो जो ट्रांस फैट होते हैं या बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट, जैसे तले हुए खाने में, प्रोसेस्ड चीजों में। हाँ बिल्कुल, वो नुकसान करते हैं। लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, जैसे एवोकाडो में, नट्स में, सीड्स में, जैतून के तेल में, ये तो दिल के लिए, दिमाग के लिए, हार्मोन्स के लिए बहुत जरूरी हैं। ओह, तो मतलब फैट फ्री टैग के पीछे भागने से अच्छा है कि हेल्दी फैट्स पहचाने और उन्हें खाएं। एग्जैक्टली। अच्छा, अब थोड़ा खाने के टाइम और आदतों पर आते हैं। एक बहुत आम सोच है कि खाना स्किप करने से, खासकर ब्रेकफास्ट, वजन कम होता है। हाँ, सुनने में तो लॉजिकल लगता है। कैलोरी कम तो वजन कम है ना? पर बॉडी थोड़ी अलग तरह से काम करती है। रेगुलर मील स्किप करने से, खासकर नाश्ता, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। अच्छा। हाँ, एनर्जी लेवल गिर सकता है। और फिर होता क्या है कि बाद में और ज्यादा खा लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। तो रेगुलर बैलेंस खाना ब्लड शुगर को स्टेबल रखता है, मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है। हाँ, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह अलग चीज है। हाँ। वो प्लान करके करते हैं। हाँ। लेकिन यूं ही खाना छोड़ना ठीक नहीं। और देर रात खाने का क्या? कहते हैं सोने से ठीक पहले खाओ तो मोटे हो जाओगे। ये भी एक बहुत बड़ा मिथक है, पता है। वजन बढ़ना इस पर डिपेंड करता है कि पूरे दिन में टोटल कितनी कैलोरी खाई और कितनी खर्च की। अच्छा, टाइमिंग से फर्क नहीं पड़ता? ज्यादा नहीं, अगर किसी की दिन भर की कैलोरी जरूरत से ज्यादा है तो वजन तो बढ़ेगा ही, चाहे वो सुबह खाए या रात में। हाँ, ये जरूर है कि सोने से एकदम पहले बहुत हैवी या तला भुना खा लिया तो हाजमे में दिक्कत होगी, नींद खराब हो सकती है। पर वजन बढ़ने का सीधा कनेक्शन टाइम से उतना नहीं है जितना टोटल कैलोरी और खाने की क्वालिटी से है। ये जानना जरूरी था। लोग बेवजह गिल्ट महसूस करते रात में खाने पर। बिल्कुल। अच्छा, अब कुछ खास फूड से जुड़े मिथकों पर आते हैं। जैसे ये डिटॉक्स डाइट और जूस क्लींस आजकल बहुत फैशन में है। दावा करते हैं कि बॉडी से सारे टॉक्सिन्स निकाल देंगे। हाँ, ये तो बहुत बड़ी मार्केटिंग है। देखिए, हमारी बॉडी में पहले से ही कमाल के डिटॉक्सिफायर हैं। लिवर, किडनी, फेफड़े, स्किन। सही बात है। ये लगातार बॉडी से फालतू चीजें बाहर निकालते रहते हैं। हमें किसी खास जूस या महंगी डाइट की जरूरत नहीं है बॉडी को साफ करने के लिए। तो ये सब बस पैसे बनाने के तरीके हैं? काफी हद तक। बल्कि कई बार ये जो तथाकथित डिटॉक्स डाइट होती है ना, ये नुकसान कर सकती हैं। पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, शरीर में पानी की कमी हो सकती है। अरे बाप रे। हाँ, तो एक बैलेंस डाइट जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज हों और खूब पानी पिएं, बस वही काफी है बॉडी के नेचुरल सफाई सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए। मतलब अपने लिवर और किडनी पे भरोसा रखें। बिल्कुल। एक और ट्रेंड है आजकल, ग्लूटेन फ्री। क्या ये सबके लिए अच्छा है? बिल्कुल नहीं।
ग्लूटेन फ्री डाइट सिर्फ उन लोगों के लिए जरूरी है जिन्हें सीलियाक डिजीज है। वो क्या होता है? वो एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है जिसमें ग्लूटेन आंतों को नुकसान पहुंचाता है, या फिर जिन्हें नॉन सीलियाक ग्लूटेन सेंसिटिविटी है। अच्छा। बाकी लोगों के लिए ग्लूटेन वाले साबुत अनाज जैसे गेहूं, जौ, राई, ये तो फाइबर, विटामिन बी वगैरह के अच्छे सोर्स हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के ग्लूटेन छोड़ना ठीक नहीं, उससे जरूरी पोषक तत्व कम हो सकते हैं। तो मतलब ट्रेंड के पीछे नहीं भागना चाहिए। बिल्कुल, सुनी सुनाई बातों से ज्यादा फैक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। सही कहा। अच्छा, पोषण के इन आम मिथकों से अब थोड़ा आयुर्वेद की तरफ चलते हैं। ये बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है, पर इसको लेकर भी कई गलतफहमियां हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे एक बहुत आम धारणा है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर बस नाड़ी देखकर ही सब कुछ बता देते हैं, हर बीमारी का पता लगा लेते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है कि नाड़ी में ही सारे राज छुपे हैं। देखिए, नाड़ी परीक्षा आयुर्वेद में डायग्नोसिस का एक जरूरी हिस्सा है, ये सच है। उससे शरीर की एनर्जी, दोषों का बैलेंस, वात, पित्त, कफ और कुछ हद तक ऑर्गन्स की कंडीशन का अंदाजा लगता है, पर सिर्फ यही तरीका नहीं है। अच्छा, और क्या करते हैं? एक अच्छा आयुर्वेदिक वैद्य नाड़ी के साथ साथ मरीज से डिटेल में बात करता है, सवाल पूछता है, प्रश्न परीक्षा, शरीर को देखता है, छूकर जांचता है, दर्शन, स्पर्शन, मतलब कई चीजें मिलाकर ही किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। सिर्फ नाड़ी देखकर सब बता देना वो थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कहना है। समझ गया। और ये पंचकर्म, इसे तो लोग हर मर्ज की दवा समझ लेते हैं। पंचकर्म आयुर्वेद की एक खास शुद्धिकरण प्रक्रिया है, मतलब बॉडी को क्लीन करने का तरीका। इसमें वमन, विरेचन जैसी 5 मेन क्रियाएं होती हैं। ये शरीर से टॉक्सिन्स निकालने, दोषों को बैलेंस करने में मदद करता है, स्ट्रेस कम करने, मेंटल पीस के लिए भी अच्छा है। लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है और ना ही हर बीमारी का इलाज है। ये एक इंटेंस प्रोसेस है। इसे सिर्फ क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर की देखरेख और सलाह पर ही करना चाहिए। ये कोई स्पा ट्रीटमेंट जैसा नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी था। अच्छा, एक और बात, क्या आयुर्वेद फॉलो करने का मतलब है कि नॉनवेज बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा? ये भी एक कॉमन मिथक है। आयुर्वेद खाने को पर्सन की प्रकृति, वात, पित्त, कफ, उसकी हेल्थ कंडीशन और मौसम के हिसाब से देखता है। अच्छा। पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में मांस के गुण और अलग-अलग बीमारियों में उसके इस्तेमाल का जिक्र है। कुछ कंडीशंस में तो खास तरह के मांस को दवा की तरह भी बताया गया है। ओह। हाँ, आयुर्वेद सात्विक खाने पर जोर देता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सबके लिए नॉनवेज मना है। ये पर्सन की जरूरत और कंडीशन पे डिपेंड करता है। और ये जो कहते हैं कि आयुर्वेदिक दवाएं गर्म होती हैं, नुकसान करती हैं? देखिए, आयुर्वेद में दवाओं को उनके गुण, गर्म ठंडा, वीर्य, तासीर, विपाक, पचने के बाद का असर के बेस पे क्लासिफाई करते हैं। डॉक्टर मरीज की प्रकृति और बीमारी देखकर ही दवा चुनते हैं। अगर सही दवा सही डोज में, सही चीज के साथ अनुपान और सही टाइम पर ली जाए तो नुकसान नहीं करती। गलत तरीके से या बिना सलाह के लेंगे तो कोई भी दवा नुकसान कर सकती है, चाहे आयुर्वेदिक हो या कोई और। सही बात है। और आखिरी सवाल, आयुर्वेद पर क्या इसका असर हमेशा बहुत धीरे होता है? आयुर्वेद का मकसद अक्सर बीमारी की जड़ को ठीक करना होता है, सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं। और जड़ पर काम करने में कभी-कभी थोड़ा टाइम लग सकता है, जिससे ऐसा लगता है कि असर धीमा है। लगता है, मतलब हमेशा धीमा नहीं होता। नहीं, कुछ एक्यूट प्रॉब्लम्स में आयुर्वेद तेजी से भी काम कर सकता है। ये बीमारी कैसी है, कितनी पुरानी है, मरीज की कंडीशन क्या है, इन सब पर डिपेंड करता है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, पर यह मान लेना कि असर हमेशा स्लो ही होगा, वो ठीक नहीं है। ठीक है। आयुर्वेद के बाद अब जरा शाकाहार पर आते हैं, वेजिटेरियनिज्म और वीगनिज्म। इसको लेकर भी बहुत सवाल हैं, बहुत मिथक हैं। सबसे बड़ा डर तो शायद न्यूट्रिएंट्स की कमी का होता है, प्रोटीन, विटामिन B12। हाँ, ये चिंता बिल्कुल होती है लोगों को, पर सच ये है कि अगर ढंग से प्लान किया जाए तो एक शाकाहारी जो दूध अंडे खाते हैं या वीगन जो कोई एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खाते, डाइट से भी सारी पोषण संबंधी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। प्रोटीन कैसे? प्रोटीन के लिए तो बहुत सारे प्लांट बेस्ड ऑप्शंस हैं। दालें, छोले, राजमा, बीन्स, टोफू, टेम्पे, सीतान, क्विनोआ, नट्स, बीज, लिस्ट लंबी है। लेकिन विटामिन B12 का क्या? वो तो ज्यादातर एनिमल प्रोडक्ट्स में ही होता है ना? ये बात सही है, B12 पौधों में नेचुरली नहीं मिलता, इसलिए वीगन लोगों के लिए और कभी-कभी वेजिटेरियन लोगों के लिए भी B12 फोर्टिफाइड फूड्स खाना जरूरी होता है। फोर्टिफाइड फूड्स मतलब? मतलब जिनमें B12 अलग से डाला गया हो,
जैसे कुछ सीरियल्स, प्लांट बेस्ड मिल्क या फिर B12 सप्लीमेंट लेना पड़ता है। अच्छा, और आयरन, ओमेगा 3? उनके भी प्लांट सोर्स हैं, जैसे पालक, दालें, कद्दू के बीज आयरन के लिए, और अलसी, चिया सीड्स, अखरोट ओमेगा 3 के लिए। बस उनके अब्जॉर्प्शन पर थोड़ा ध्यान देना होता है। एक शिकायत ये भी होती है कि प्लांट बेस्ड खाना बोरिंग होता है, टेस्टी नहीं होता। अरे ये तो बिल्कुल बनाने वाले पर और पसंद पर डिपेंड करता है। दुनिया भर में हजारों टेस्टी वेज और वीगन डिशेस हैं। फल, सब्जियां, अनाज, दालें, मसाले, हर्ब्स, इनसे क्या कुछ नहीं बन सकता। हाँ, वो तो है। टोफू, टेम्पे जैसी चीजें भी मसाले अच्छे से सोख लेती हैं। थोड़ी क्रिएटिविटी चाहिए बस। प्लांट बेस्ड खाना बहुत मजेदार हो सकता। और ये जो कहते हैं कि शाकाहार महंगा है, सबके बस का नहीं। ये भी पूरी तरह सच नहीं है। देखिए, अगर कोई सिर्फ इम्पोर्टेड वीगन, सुपरफूड या रेडीमेड चीजें खाएगा तो हाँ, महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर डाइट का बेस लोकल दालें, अनाज, सब्जियां, फल हैं, तो यह अक्सर नॉन-वेज डाइट से सस्ता पड़ता है। बहुत सी ट्रेडिशनल डाइट तो प्लांट बेस्ड ही होती हैं और वो महंगी नहीं होती। और मसल्स बनाने का क्या? क्या वेज या वीगन लोग एथलीट जैसी बॉडी बना सकते हैं? प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल बना सकते हैं। बहुत सारे सक्सेसफुल एथलीट वेज या वीगन हैं। जैसा हमने कहा, प्लांट बेस्ड प्रोटीन के बहुत सोर्स हैं। हाँ। मसल्स बनाने के लिए सिर्फ प्रोटीन नहीं, सही कैलोरी, सही ट्रेनिंग और आराम भी जरूरी है। ये सब प्लांट बेस्ड डाइट से मुमकिन है। आजकल तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर भी आते हैं। तो ये भी एक मिथक टूटा। बिल्कुल। तो हमने पोषण, आयुर्वेद, शाकाहार से जुड़े कई आम मिथकों को समझा। पर इन मिथकों के अलावा भारत में पोषण की कुछ असली और गंभीर चुनौतियां भी हैं, है ना? उन पर भी बात करना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। मिथक तोड़ना एक बात है, पर जमीनी हकीकत को समझना और उस पर काम करना ज्यादा जरूरी है। भारत में माँ और बच्चे का पोषण, मतलब मैटरनल और चाइल्ड न्यूट्रिशन, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या कहते हैं आंकड़े इस बारे में? कुछ अंदाजा है? आंकड़े काफी चिंताजनक है। जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS बताता है कि भारत में प्रेग्नेंट महिलाओं में एनीमिया यानी खून की कमी बहुत ज्यादा है। लगभग आधी से ज्यादा महिलाएं एनीमिक हैं। इसी तरह 5 साल से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग, मतलब उम्र के हिसाब से कद छोटा रह जाना, वो भी करीब 35% है। और वेस्टिंग यानी कद के हिसाब से वजन कम होना, वो भी करीब 19%। ये दिखाता है कि कुपोषण कितना फैला हुआ है। प्रेगनेंसी के दौरान पोषण इतना जरूरी क्यों होता है? दूसरे जन्मदिन तक ये बच्चे की पूरी जिंदगी की नींव रखते हैं। इस टाइम माँ का खान पान सीधे बच्चे की ग्रोथ, उसके जन्म के वजन और आगे चलकर उसकी हेल्थ पर असर डालता है। अगर माँ कुपोषित है, खासकर आयरन, फोलिक एसिड की कमी है, तो माँ की सेहत तो खतरे में है ही, बच्चे का वजन कम हो सकता है, उसका दिमागी विकास ठीक से नहीं हो पाता। और बच्चों में ये जो स्टंटिंग और वेस्टिंग की बात हुई, इसके क्या लंबे असर होते हैं? स्टंटिंग सिर्फ कद का छोटा रह जाना नहीं है, ये बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट को परमानेंटली नुकसान पहुंचा सकता है। सीखने की क्षमता कम हो जाती है, आगे चलकर प्रोडक्टिविटी घटती है। उफ, ये तो बहुत सीरियस है। हाँ, और वेस्टिंग यानी दुबलापन, वो तो सीवियर कुपोषण का साइन है। उससे बच्चे की जान जाने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसीलिए जल्दी इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। सही ब्रेस्ट फीडिंग, 6 महीने बाद पौष्टिक खाना देना, जिसे IOICF कहते हैं, हेल्थ केयर, ये सब। इन सब सीरियस बातों के बीच त्योहारों पर कैसे बैलेंस करें? तब तो अक्सर सेहत का ध्यान रखना मुश्किल हो जाता है। हाँ, त्योहार मतलब जश्न, मतलब खाना पीना, लेकिन थोड़ी सी समझदारी से स्वाद और सेहत दोनों का ध्यान रख सकते हैं। कैसे? कुछ टिप्स? जैसे मिठाइयों में सफेद चीनी की जगह गुड़, खजूर या फलों की मिठास यूज कर सकते हैं। घर पर बनी मिठाई हमेशा बेहतर होती है। हाँ, वो तो है। पकवानों को तलने के बजाय बेक कर लें, स्टीम कर लें या एयर फ्राई कर लें। और पोषण कंट्रोल, मतलब हर चीज चखें पर थोड़ा थोड़ा। साथ में फाइबर वाली चीजें जरूर खाएं, सलाद, फल और पानी खूब पिएं, इससे डाइजेशन ठीक रहता है। तो मतलब बैलेंस और समझदारी ही मेन चीज है, चाहे रोज का खाना हो या त्योहार का। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि पोषण की दुनिया में कितने मिथक हैं, कितनी सुनी सुनाई बातें हैं, चाहे वो कार्ब्स और फैट का डर हो, या आयुर्वेद को लेकर गलत फहमियां हो, या फिर शाकाहार से जुड़ी चिंताएं। हाँ, जरूरी यह है कि हम आंख बंद करके किसी भी ट्रेंड या बात पर यकीन न करें। सही कहा। एक बैलेंस डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में हो, वो सबसे जरूरी है। किसी एक चीज को हीरो या विलेन बना देना अक्सर ठीक नहीं होता। और आयुर्वेद या शाकाहार जैसी चीजों को भी उनके सही कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। और हाँ, भारत जैसी जगहों पर जो असली चुनौतियां हैं,
जैसे माँ और बच्चे का पोषण, उन पर ध्यान देना और उनके हल के लिए काम करना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। जानकारी के आधार पर चुनाव करना ही सेहतमंद रहने का तरीका है। वैज्ञानिक सबूत और एक्सपर्ट्स की सलाह सबसे भरोसेमंद होती है। और हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि हर किसी की बॉडी और ज़रूरतें अलग होती हैं। इसीलिए अगर कोई खास डाइट या पोषण संबंधी सलाह चाहिए तो किसी रजिस्टर्ड डाइटिशियन या हेल्थ प्रोफेशनल से मिलना ही सबसे अच्छा है। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी तो हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट्स में बता सकते हैं और आगे के लिए टॉपिक्स भी सुझा सकते हैं। बिल्कुल। और अब जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज हमने खाने पीने से जुड़े कई मिथक तोड़े, पर कभी सोचा है ये जो हमारे विश्वास हैं, हमारी आदतें हैं खाने को लेकर, ये बनती कैसे हैं? क्या टीवी के विज्ञापन इन्हें बनाते हैं, या घर की परंपराएं, या फिर सोशल मीडिया पर जो आजकल चल रहा है वो? सोचने वाली बात है। अगली बार जब अपनी प्लेट देखें तो एक पल रुक कर सोचिएगा जरूर कि जो आप चुन रहे हैं उसके पीछे क्या है, कोई ठोस जानकारी या बस सुनी सुनाई बात।